हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, और जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसका क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे क्या, अरहेनियस इक्वेशन। ठीक, तो ये क्या होता है, तो ये क्या है, तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अरहेनियस इक्वेशन, है ना। अरहेनियस के द्वारा दिया गया था इक्वेशन, इसलिए इसका नाम होता है क्या, अरहेनियस इक्वेशन। ठीक, जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग चेंज करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ता है ना। तो टेम्परेचर जो है डिपेंड कर, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, है ना। कंसंट्रेशन को चेंज करने पे रेट कांस्टेंट के वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आता, मगर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो टेम्परेचर जैसे हम चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है ना। उसके बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश किया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अरहेनियस इक्वेशन। ठीक, अब ये क्या है कि इसमें जो है ये इक्वेशन है के ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इस ये इक्वेशन क्या, अरहेनियस इक्वेशन है। यहाँ पे के जो होता है, के को हम लोग बोलते हैं क्या, रेट कांस्टेंट, है ना। ई ए का मतलब हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ई ए का मतलब हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी। ए का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ बाइनरी मॉलिक्यूलर कोलिजन पर सेकेंड पर लीटर, है ना। तो मान लीजिए 1 लीटर का कोई हम कंटेनर ले रहे हैं ना, मान के चल रहे हैं कि 1 लीटर का कंटेनर है ना। अब इसमें एक सेकेंड में बाइनरी मॉलिक्यूल्स में कितना कोलिजन हो रहा है ना, तो उसी कोलिजन को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, है ना। जैसे मान लीजिए कि A2 प्लस B2 दो मॉलिक्यूल्स लिए आपस में क्या हो गया, कोलाइड्स किया, है ना। कोलाइड्स करने के बाद क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो कितना कोलिजन हुआ पर सेकेंड, एक पर लीटर वॉल्यूम में जो है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स किया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, है ना। तो 1 लीटर का कंटेनर है, 1 सेकेंड में कितना कोलिजन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर को हम लोग जान रहे हैं, रेट कांस्टेंट, है ना। आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये तुम्हारा आर का वैल्यू हो जाता है ना। टी का मतलब क्या है, तो टेम्परेचर हो गया, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इस टर्म को देखें, माइनस ई ए बाई आर टी, तो माइनस ई ए बाई आर टी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि कितना मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर, मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें रिएक्शन स्टार्ट हुआ, है ना। रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कितना मॉलिक्यूल जो है, क्या कितना मॉलिक्यूल है जिसका एनर्जी जो है क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब उसके पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट, है ना। तो उस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं क्या, माइनस ई ए बाई आर टी। अगर इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इफेक्टिवली कोलाइड्स करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या बता रहा है कि माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है इफेक्टिवली कोलाइड्स कर रहा है ना। कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड्स करेगा और कोलाइड्स करने के बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कौन, माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। तो ई ए बाई आर टी हो गया क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। मतलब ये जो रिप्रेजेंट करेगा, क्या बताएगा कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल में से कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके पास जो है एनर्जी है, वो एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है ना। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया कि कंटेनर है ना, एक कंटेनर हम लिए है ना, इस कंटेनर में जो है 1000 मॉलिक्यूल्स है, मान के चल रहे हैं 1000 मॉलिक्यूल्स है ना, मगर इसमें से क्या है कि जो है 400 मॉलिक्यूल्स ऐसा है ना, 400 मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है ना।
तो इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 400 मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेगा, इफेक्टिव कोलाइड करेगा, है ना, इफेक्टिव कोलाइड करेगा और वही मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो अब हम फ्रैक्शन निकालना, तो टोटल हो गया क्या, 400 मॉलिक्यूल्स के पास क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है। टोटल मॉलिक्यूल कितना है, 1000 है। तो 1000 को नीचे रखेंगे और 400 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक। अब ये जो निकलेगा वो किसका वैल्यू निकलेगा, -EA/RT का वैल्यू निकलेगा, है ना। इसको हम दिखाएं, एन नॉट का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के में प्रेजेंट है, और एन का मतलब हो गया क्या, वो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी है मगर वो एनर्जी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल, है ना, जो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कितना मॉलिक्यूल, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हुआ, तो 400 मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितना 1000। तो ये डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा। ये फ्रैक्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, इफेक्टिवली कोलाइड्स कर रहा है टोटल मॉलिक्यूल, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी होता है ना एग्जाम में, जो तुमसे पूछ दिया जाएगा कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या निकालेंगे, तो -EA/RT, या फिर ऐसे पूछ सकता है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, उसका कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, उसको निकालिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, -EA/RT का वैल्यू निकालेंगे, है ना। और जो -EA/RT का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो इस तरह कभी कभी इसको निकालने के लिए पूछा जाता है ना। ये फार्मूला जो है तुम्हारा, सिर्फ जो है फार्मूला से तुम्हारा क्या आता है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएगा, है ना। तो फार्मूला हमको जितना भी है सबका फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जितना भी फार्मूला हम डिराइव करेंगे या निकालेंगे सब इसी से रिलेटेड है ना। तो हमको सिर्फ इस फार्मूला को फोकस करना है, ठीक। बाकी सबको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ फॉर्मूला क्या है, K = A/EA/RT, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑन द above इक्वेशन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग नेचुरल लेते हैं, है ना, लॉग नेचुरल, टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। इसको हम लोग लॉग लेंगे, तो ln लॉग नेचुरल K = होता है ln K A e⁻ EA/RT, ठीक है, log K। अब देखो ये क्या है, इनटू में है, तो हम लोग पढ़े हैं log A × B है, log A प्लस log B होता है, ऐसे हम लोग तोड़ते हैं। अगर इनटू में है तो क्या होगा, log नेचुरल A प्लस log नेचुरल B लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln, ये इनटू में है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं log नेचुरल A प्लस log नेचुरल e⁻ EA/RT, ln K। तो ये पावर में है तो पावर बाहर आ गया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, EA/RT ln E, लॉग नेचुरल E। अब लॉग नेचुरल E जो होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग नेचुरल E का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। तो याद रखना लॉग नेचुरल E का वैल्यू 1 होता है, जो ये लॉग EA/RT, ठीक है। अब इसको हम इसको उलट के लिखते हैं, है ना, इसको हम पहले लिखें -EA/RT और इधर लिखे log A। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या इक्वेशन निकला है ना,
एक तो हम लोग आरएनएस इक्वेशन हो गया ये, है ना। अब लॉग के टर्म में लिखेंगे तो ये हो गया लॉग नेचुरल के टर्म में ये इक्वेशन आया, है ना। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। ये टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच का रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, है ना। बाकी जो है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ये जो हो गया ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ना, ये क्या है, ए का वैल्यू कांस्टेंट हो गया ना। यहाँ पे जो है आर कांस्टेंट है ना। एक्टिवेशन एनर्जी भी किसी सर्टेन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, है ना, ये कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टेम्परेचर और के जो है वेरिएबल्स हो गए, ठीक। तो अगर हम मान लें कि लें क्या लें, इफ at temperature T1 the rate constant is K1 and let T1 temperature the rate constant is K1 and T2 temperature the rate constant is K2, है ना। मान लिया कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है ना। और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं, है ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लॉग के टर्म में लिखा हुआ है ना, जैसे ही लिखते हैं। तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या हो गया, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे लॉग, यहाँ पे क्या लिए K1 माइनस ये बाई आर टी, है ना। तो K1 टेम्परेचर लिए तो ये हो जाएगा क्या, T1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वही रह जाएगा, इक्वेशन हो गया क्या, थर्ड। अगर हम T2 टेम्परेचर ले रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2। ये हो गया EA बाई आर T2 प्लस लॉग ए। ये हो गया इक्वेशन 4। ये हो गया इक्वेशन, K1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट T1 था, K2 टेम्परेचर K1 रेट कांस्टेंट पे रेट टेम्परेचर कितना था, T1, K2 रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर कितना है, T2, ठीक है। अब क्या किए, इक्वेशन 4 को माइनस कर रहे हैं किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, लॉग K2 बाई लॉग K1 इक्वल टू माइनस EA बाई आर T2 प्लस लॉग ए माइनस EA बाई आर T1 प्लस लॉग ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, K2 बाई ln K2 बाई K1, ठीक है, माइनस EA बाई आर T2 ln ए, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस EA बाई आर T1 माइनस प्लस माइनस लॉग ए, ठीक है। अब देखो लॉग ए है, ये हो गया प्लस में है, ये माइनस में तो कट जाएगा। अब क्या है, log K2 बाई K1 इक्वल टू ये हो जाएगा ये बाई आर टी T1
माइनस ये बाय आर T2, ठीक है। लॉग K2 लॉग नेचुरल K2 बाई K1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये बाय आर कॉमन है तो निकल गया 1 बाई T1 प्लस माइनस 1 बाई T2, ठीक है। अब इस लॉग नेचुरल को अगर हम लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो 2.303 से मल्टीप्लाई किए तो ये लोग लॉग K2 बाई K1 ये बाई R, इसको लिख सकते हैं T1 T2 माइनस T1, ठीक है। इसको हम एलसीएम लिए है ना, ये तुम्हारा लिख हो जाएगा T1 T2 माइनस T1, ये निकला लॉग K2 बाई K1 ये बाई 2.303 R T2 माइनस T1 T2, ये तुम्हारा क्या निकला, इक्वेशन निकला है ना। ये तुम्हारा क्या है, तो दो टेम्परेचर अगर दिया हुआ T1 और T2 टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसके बीच क्या टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन हो गया, तो ये हम लोग इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन है ना। तो हम लोग जो है K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, इससे हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन निकाले, तो एक इक्वेशन निकाले क्या, तो एक हम लोग निकाले इक्वेशन क्या, एक तो ये अरेनियस इक्वेशन है ना, उसके बाद जो है इसको लॉग लेके हम लोग इक्वेशन निकाले लॉग K इक्वल टू क्या माइनस ए बाई आर टी प्लस लॉग नेचुरल ए है ना, एक ये इक्वेशन निकला है ना। और एक इक्वेशन क्या ये है ना, तो ये तीन इक्वेशन को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। तो मेन इक्वेशन ये है ना, और एक ये इक्वेशन है, तो मेन तुम्हारा ये इक्वेशन हो गया। अगर तुम भूल गया इक्वेशन है ना तो तुम डायरेक्ट डिराइव कर सकता है ना। तुम अगर जो हम ऐसे डिराइव करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को याद रखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, अधिकतर क्वेश्चन जो है इसी इक्वेशन से पूछा जाता है ना। अगर ये तुम्हारा तीन इक्वेशन हो गया है ना, अरेनियस इक्वेशन में इस तीन इक्वेशन से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीन इक्वेशन तुमको याद में रखना है, ठीक है ना। डेरिवेशन हम इसलिए बताएं क्योंकि जो डेरिवेशन आएगा नहीं है ना, डेराइव करने के लिए कभी भी अरेनियस इक्वेशन को ये डेराइव करने के लिए केमिस्ट्री में पूछा नहीं जाता, डेरिवेशन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ना। इसमें से तुमको फार्मूला को याद रखना है ना, कि ये तीन फार्मूला होता है। अगर भूल गया तो तुम यहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकता है ना। अब देखिए ये जो अरेनियस इक्वेशन हम लोग पढ़े है ना, ये बाइनरी मॉलिक्यूल्स के लिए था है ना। मतलब A2 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसी के लिए अप्लाइड होता है, ठीक। किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के जैसे A2 और कोई भी बाइनरी मॉलिक्यूल्स है उसी के लिए अरेनियस इक्वेशन अप्लाई होता है, ये हमेशा याद रखना है ना। कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के केस में अरेनियस इक्वेशन अप्लाई नहीं करते हैं। तो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो बाइनरी मॉलिक्यूल्स के लिए अरेनियस इक्वेशन अप्लाइड होता है। ये चीज़ हमको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए अप्लाई होता है तो बाइनरी मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब A2 या B2 टाइप का मॉलिक्यूल्स अगर है, जैसे Cl2 है और H2 है, ये रिएक्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए जो हम लोग जो है अरेनियस इक्वेशन अप्लाई करते हैं ना। अगर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन को अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये क्या है, तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at temperature T plus 10 Kelvin to the
रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी केल्विन। तो ये दो अलग अलग टेम्परेचर है ना के बीच क्या होता है का एक रेशियो है ना, और दो टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हम लोग दिखा सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू होगा क्या, तो के, हम इसको लिखे K2 और एक हो गया क्या K1। K2 जो है किस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, T प्लस 10 केल्विन टेम्परेचर को, ठीक। और K1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, T केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो ये क्या है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10 केल्विन टू द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T केल्विन। तो ये तुम्हारा क्या है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया है ना। तो दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कितना का है, 10 का। और ये जो वैल्यू है ये आता है कितना के बीच में, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू जब भी निकालेंगे तो 2 और 3 के बीच में आता है, जब भी आएगा 2 से लेके 3 के बीच का जो है ये टेम्परेचर कांस्टेंट का वैल्यू आता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 आया, तो 2 आया तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर को कितना बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो रेट कांस्टेंट है कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट डबल हो जा रहा है। और रेट कांस्टेंट डबल होने का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है ना, अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम याद रखना है कितना, तो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएं, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना बढ़ रहा है, तो 2 टाइम्स इंक्रीज करता है ना। रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज करता है, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक तरफ हम ले क्या टेम्परेचर, इधर हम ले रहे हैं n बाई एन नॉट, है ना। n बाई एन नॉट क्या है, तो n जो है ये हो गया क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। ये क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है कि जो उस सर्टेन एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिए, काइनेटिक एनर्जी, इधर हम ले रहे हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या लिए तुम्हारा क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस काइनेटिक एनर्जी को शो करने वाला, ठीक। तो होता है क्या कि अगर हम टेम्परेचर, अगर हम मान लें कि ये टेम्परेचर लिए है ना, T1 टेम्परेचर, तो T1 टेम्परेचर पे ये तुम्हारा मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, है ना। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है ना, उस मॉलिक्यूल्स को शो करने वाला उस एनर्जी को शो करने वाला मॉलिक्यूल्स का भी नंबर भी बढ़, है ना। तो ये क्या दिखाता है, n बाई एन नॉट क्या दिखा रहा है कि कितना मॉलिक्यूल्स इस, जैसे मान लीजिए हमें ग्राफ खींचे, है ना, यहाँ पे हम पॉइंट दिखा रहे थे, इस पॉइंट पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उस काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है ना, उस काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसका क्या हो रहा है कि इसका फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है ना, यानी कि उस वेलोसिटी को शो करने वाला मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद ये मैक्सिमम है ना, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है इस काइनेटिक एनर्जी में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, उस वेलोसिटी को
शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ये जो पॉइंट्स हो गया है ना, ये क्या इसको बोलते हैं क्या, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं, तो वैसा मॉलिक्यूल्स जो सबसे ज़्यादा वैसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सबसे ज़्यादा उस मतलब वैसा मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी जिस एनर्जी को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस वेलोसिटी को शो कर रहा है ना, वो एनर्जी जिस एनर्जी को सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है उस एनर्जी को शो कर रहा है, वो एनर्जी क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है, इसका ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या डाउन हो रहा है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी शो करने वाला मॉलिक्यूल धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना। यहाँ पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ये जो एनर्जी है ये हम एनर्जी दिखाएं क्या, तो ये तुम्हारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मगर जैसे ही हम टेम्परेचर को, ये T1 टेम्परेचर है ना, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें T2 ले लिए है ना, तो T2 टेम्परेचर पे अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, T1 टेम्परेचर है, जैसे ही T2 टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर जैसे ही लेंगे तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, इसका ग्राफ, इसका जो पिक है वो क्या होगा, नीचे चला जाता है ना। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी शो करने वाला मॉलिक्यूल्स कम होता है ना, इस तरह का ग्राफ आता है। तो क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे लिए, दूसरा T2 टेम्परेचर पे लिए, तो दोनों टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन है, तो T1 टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, उस वेलोसिटी को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है जिस काइनेटिक एनर्जी को शो करता है ना, उसको वो बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है ना। मगर जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाएं ना, क्या हो गया, ये जो पिक था वो क्या हो गया, थोड़ा नीचे चला गया है ना, मतलब कि वो जो फ्रैक्शन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर क्या, फ्रैक्शन क्या हो गया, घट गया है ना। मगर यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ ये जो एनर्जी है हम लोग क्या दिखा रहे हैं इसको, ये तुम्हारा क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अब जो ज़्यादा, अब क्या है कि पहले तो इतने ही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा, प्रोडक्ट बना रहा था है ना, ये क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, जो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। और जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या हो गया, क्या कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बना रहा था है ना, उसका फ्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब क्या ज़्यादा फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ये हम मान लें कि ये टेम्परेचर T1 केल्विन पे था है ना, अभी टेम्परेचर क्या होगा T1 + 10 केल्विन पे हो गया, ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं इसमें दोनों में क्या हमको रिलेशन निकला, जैसे T1 से T1 + 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो क्या ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होना, प्रोडक्ट बनाने लगा है ना। जैसे अभी क्या T1 टेम्परेचर इतने ही मॉलिक्यूल क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल रहा है, और जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा है ना, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद इफेक्टिव कोलिजन होता है और इफेक्टिव कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बनता है ना। मगर जैसे ही टेम्परेचर को T1 + 10 केल्विन बढ़ाएं, 10 केल्विन और टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो उस कंडीशन में उसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसका जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसका फ्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है ना। अब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकला, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। आप शुरू में जैसे इतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहा था, अब क्या है ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन कहाँ तक चला गया, यहाँ तक ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग देखे हैं ना, तो क्या है कि T1 टेम्परेचर, और जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका हम लोग ग्राफ देखे, ठीक है ना। ये T1 टेम्परेचर था, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो है कम टेम्परेचर था, उसका पीक ज़्यादा था ना, उस वेलोसिटी को शो करने वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये मोस्ट प्रोबेबल
काइनेटिक एनर्जी शो करने वाला मॉलिक्यूल्स कम हो गया है ना, मगर जो प्रोडक्ट बनाने वाला मॉलिक्यूल्स था, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके पास था, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलने लगा, इसके जगह ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या बना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हम लोग देखना है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टेम्परेचर और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो है रिलेशन हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लिया कि हम टेम्परेचर है, टेम्परेचर के इक्वल टू होता है ए टू द पावर आर टी, ठीक ना, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े है ना। अगर इसमें अगर हम मान लें कि जो ये है ना, ये का वैल्यू अगर हम जीरो ले लें, ये का वैल्यू जीरो ले लें तो क्या होगा, जब ये का वैल्यू तुम जीरो लेगा तो क्या होगा, ई टू दी पावर को टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ई टू दी पावर जीरो कहने का मतलब क्या हो गया कि वन हो गया है ना, इसका वैल्यू वन हो गया, तो के इक्वल टू ए के बराबर हो जाता है ना। तो जब भी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाए है ना, तो के किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाता है। ए का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन है ना, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन पर सेकेंड पर लीटर है ना। तो एक लीटर कोई कंटेनर है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना बार बाइनरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स कर रहा है ना, तो उस कोलिजन को रिप्रेजेंट करता है क्या, ये है ना। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जब भी अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाए, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जीरो हो गया यानी कि ये ए के बराबर हो गया है ना। और ए के बराबर हो गया मतलब कि जितना भी मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर है ना, जितना हमारे 100 मॉलिक्यूल्स है ना, कंटेनर में क्या 100 मॉलिक्यूल है, सब का सब मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है ना, सब का सब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है ना, और वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा है ना। तो ये तुम्हारा ये रिप्रेजेंट करता है, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाए तो के किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। और के जब ए के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है सब का सब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इफेक्टिवली कोलाइड्स करने लगता है ना। सब का सब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।